नमस्ते। मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ YouTube पे, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाली हुई है। अगर आपका कोई भी वीडियो छूटता है तो उसे आज ही कंप्लीट कर ले। आपका पूरा कोर्स प्री और मेंस का मैंने कंप्लीट कर दिया। बट कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो थोड़े से मिसलेनियस है, बट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपके आंसर राइटिंग में काम आते हैं, तो कभी कभी आपको पढ़ते वक्त बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की। इसलिए कुछ वीडियोस में और भी अपलोड करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, जो कि और भी ज़्यादा आपका हिस्ट्री को डेप्थ में कंप्लीट कराएगा। सो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम एक पॉलिसी है, पॉलिसी रिंग फेंस वाली पॉलिसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पहले सब्सिडियरी अलायंस पढ़ चुके, एक पॉलिसी में का ही पार्ट था, या फिर हमने जो भी पॉलिसीज पढ़ी ब्रिटिश की वो पूरी अलग अलग तरह की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया या फिर सब्सिडियरी अलायंस हो गया। उसी तरह से आज की जो पॉलिसी है जिसको हम डिस्कस करने वाले वो रिंग फेंस पॉलिसी है। तो चलिए रिंग फेंस पॉलिसी क्या है इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, और ये जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से हमारा पार्ट है। अब सबसे पहले आपको आज का लेक्चर शुरू करने के पहले ये बता दूं कि जो लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में यूट्यूब पे पूरी कर चुका हूँ, पूरे लेक्चर्स में आपके बना चुका हूँ, और जो लोग इसे देखना चाहते हैं वो अभी डिस्क्रिप्शन में जाए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक रखी हुई है, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक आपको मिलेगी, और वो प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आपके प्री और मेंस के लिए इनफ है। सो ये जो रिंग फेंस की पॉलिसी थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज की थी, और जिन ईयर्स के बीच में ये पॉलिसी को सबसे ज्यादा यूज किया गया था वो था 1765 से 1813 के बीच का टाइम। ये टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी इस पॉलिसी पे चल रही थी। अब इस पॉलिसी के बारे में अगर जानना है तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये जब इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं, तो गवर्नर जनरल बनने के बाद इंडिया की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल देखने मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश ने यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ईयर बताया 1765, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश ने बैटल ऑफ बक्सार जो है ये लड़के जीत लिया था। उसके अलावा उसके पहले ब्रिटिश प्लासी भी जीते थे, और मैंने आपको जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे दिख रही है, वो है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सार। तो मैंने इन आपको लेक्चर्स में ये भी बताया था कि ये जो अवध नाम का रीजन है और ये जो बंगाल नाम का रीजन है कहीं ना कहीं ब्रिटिश के पास आ गया था। अब ये आने के बाद ब्रिटिश को जो सबसे बड़े चैलेंज इंडिया में फेस करने पड़ रहे थे वो था एक मराठा एम्पायर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर माना जाता है, मैसूर एम्पायर जो फिर से एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, और तीसरा था वो था निज़ाम यानी हैदराबाद का रीजन। अब ये जो तीन रीजन थे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन देखे जा रहे थे, मराठा, मैसूर और हैदराबाद का रीजन, और ये रूलर्स दो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब ये जो पावरफुल कॉम्बिनेशन था इन तीनों का, ये कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं तोड़ के ब्रिटिश को ये पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे इंडिया पे रूल करना था। सो यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने जो पॉलिसी यूज की थी हर चीज़ के चलते, उसको रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुद को एक रिंग में डाल लेगी, एक फेंस में डाल लेगी, और अपने जो भी नेबर्स है उनको किस तरह से रखना है क्या नहीं वो यहाँ पे सोचेगी। यहाँ पे आपको ये पूरा सीन क्लियर हो जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो रिंग फेंस क्या करता था, तो एक बफर जोन बनाने की कोशिश करता था ताकि जो कंपनी के फ्रंटियर्स है उसको वो डिफेंड कर सके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी का ये टेरिटरी है, तो ये एक रिंग बना ली है, यहाँ पे एक फेंस डाल दी है कंपनी ने। इसके बाजू में फॉर एग्जाम्पल ए नाम का कोई रूलर का एरिया है, तो वो क्या करेंगे, ये जो ए नाम का एरिया है इसको एज अ बफर यूज करेंगे, यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि इसको एक प्रोटेक्शन देंगे ताकि आने वाला जो इन्वेडर रहे वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक ना कर सके, और ए नाम का जो रूलर होगा वहाँ पे अपनी आर्मी जो है उसे तैनात करेंगे। आपने सब्सिडियरी अलायंस पढ़ाई है, यहाँ पे आपको वीडियो की लिंक दिख रही है सब्सिडियरी अलायंस के। सब्सिडियरी अलायंस के साथ साथ ये जो वीडियो है ये उसी का आप समझ जाइए, ये जो रिंग फेंस है इसी का एक्सटेंशन जो था वो सब्सिडियरी अलायंस था। सब्सिडियरी अलायंस में क्या करते हैं, तो ये ए नाम का जो नेबरिंग टेरिटरी है वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी जो होती है वो यहाँ पे लाके खड़ी कर देते हैं, और इसका पूरा आर्मी का जो मेंटेनेंस है वो ए नाम का पर्सन उठाएगा, ए नाम का रूलर उठाएगा। कंपनी को उसके बदले मिलेगा यहाँ पे एक बफर जोन, जहाँ पे इन्वेडर जो होगा वो कहीं ना कहीं ए पे अटैक करके ही कंपनी पे अटैक कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट कंपनी पे अटैक होगा नहीं, कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, क्योंकि कंपनी की यहाँ पे
कहीं ना कहीं आर्मी खड़ी है और ए नाम का जो पर्सन है उसको क्या मिलेगा, ए नाम के पर्सन को भी प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम इन्वेडर्स। तो ए नाम के पर्सन को भी वही था कि बाहर से कोई मुझे अटैक करे तो मेरे पास उतनी पावरफुल आर्मी तो नहीं है, तो ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी अगर मुझे अपनी आर्मी दे रही है तो मैं ये आर्मी रख लेता हूँ। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बफर करके काफ़ी सारे रीजन्स को यूज करती थी। जैसे मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सार पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आप जो देखोगे ये अवध नाम का जो रीजन था, यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बफर बनाया था, यहाँ पे बफर था। ये जो बंगाल था यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी सारे राइट्स अपने लेके बैठी हुई थी, बट ये जो अवध था ये बफर जोन था, ताकि कोई भी अगर आगे अटैक करेगा बाहर से, यहाँ से आके जब इन्वेडर होगा कोई आएगा, तो ब्रिटिश अपनी आर्मी को यहाँ खड़ी रखते हैं और खड़ी रखने के बाद वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो ये बफर बनाने वाली जो बात थी, जो सब्सिडियरी अलायंस में देखने मिलती है, वही सेम चीज आपको रिंग फेंस में देखने मिलती है। ब्रॉडली स्पीकिंग इट वाज पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर फ्रंटियर्स फॉर सेफगार्डिंग देयर ओन टेरिटरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अपनी आर्मी लाके नेबर के टेरिटरी में खड़ी कर दो और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो, और अगले जो नेबर है उसको भी ये लालच दे दो कि भैया आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, आप सिर्फ मेरे आर्मी का पैसे का खर्चा, मेरे आर्मी का खर्चा उठाइए, जितना भी खर्चा आएगा मेंटेनेंस का और ये सब आप उठाइए। ये जो पॉलिसी थी वॉरेन हेस्टिंग की वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वॉर अगेंस्ट मराठा एंड मैसूर, है ना। मराठा और मैसूर के वक्त तो आपको देखने ही मिलती है। आप कहीं ना कहीं देखते हो कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लाके अपनी आर्मी खड़ी किए थे। जब हमने मैसूर वॉर पढ़ा था तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी थी, ये तो एरिया उनका ही समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ आर्मी खड़ी रखी है, यहाँ पे आर्मी खड़ी रख देते हैं और यहाँ से मैसूर पे अटैक करते हैं, धीरे धीरे मराठा पे अटैक करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें चल रही थी ये आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, इट वॉज द पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बाय वॉरेन हेस्टिंग। और सबसे बड़ा जो डेंजर था, द चीफ डेंजर टू द कंपनीज टेरिटरी वॉज फ्रॉम अफगान इन्वेडर्स एंड द मराठास। इसलिए अफगान से बचना है तो आपको, बंगाल को अफगान से बचना है तो अफगानिस्तान के लोग कहाँ से आएंगे, तो हम कहेंगे खैबर पास से होते हुए आएंगे। खैबर पास से वो एंटर करेंगे इंडिया में, इंडिया से वो अवध में आएंगे। अवध में आपने बना के रखा है बफर जोन, यहाँ पे आपने रिंग फेंस पॉलिसी यूज कर ली है, यहाँ पे आर्मी खड़ी रखी, अफगान आ नहीं पाएगा बंगाल तक, आप सेफ हो जाओगे। वैसे ही मराठा से बचने के लिए भी ये रीजन ठीक रहेगा अवध का। तो इस तरह से ये देखने मिल रहा है कि मराठा और अफगान का जो डर था, मेनली इस डर के कारण ये जो पॉलिसी थी ये लाई गई थी। और सेफगार्ड अगेंस्ट दिस डेंजर कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना जो डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर ऑफ अवध ऑन कंडीशन दैट नवाब वुड डिफरे द एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंडिंग आर्मी, ये मैं आपको बता भी चुका था पहले वाले लेक्चर्स में। फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पे भी अवध के साथ जब भी बक्सार खत्म हुआ तो नवाब को यही बोला था बक्सार के कि भैया हमारी आर्मी खड़ी रहेगी, सिर्फ इसका जो भी एक्सपेंसेस है वो आप उठाइए और आपको हमारी आर्मी मिल जाएगी। आर्मी के साथ साथ ब्रिटिश को भी इससे प्रोटेक्शन मिल रहा था। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। अब होने के साथ साथ द डिफेंस ऑफ अवध कॉन्स्टिट्यूटेड द डिफेंस ऑफ बंगाल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बंगाल को वो डिफेंड करने के लिए। तो देखिए रिंग एंड फेंस, बंगाल के बाजू में रिंग बना लेते, एक फेंस बना लेते कि अंदर आ नहीं सकोगे क्योंकि यहाँ पे रिंग और फेंस के पास खड़ा है अवध। तो इस तरह की ये पॉलिसी थी। दस द स्टेट ब्रॉट अंडर द रिंग फेंस सिस्टम वाज एश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन बट एट देयर ओन एक्सपेंस। ये भी पता है, मैंने बताया आपको अवध को क्या फायदा था। अवध को फायदा यही था कि जो बाहर से इन्वेडर्स आएंगे उससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और अपना खर्चा अवध को करना पड़ेगा आर्मी के ऊपर, जो कि आर्मी ब्रिटिश की होगी। इन अदर वर्ड्स दिस अलाइज वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सब्सिडियरी फोर्सेस विच वर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इक्विप्ड एंड कमांडेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी who in turn were to be paid by the rulers of these states, है ना। तो अवध पे है तो अवध का जो नवाब है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो प्रोटेक्ट करेगा, वो मेंटेन करेगा आर्मी को, और आर्मी ब्रिटिश की होगी और प्रोटेक्शन तो आर्मी अवध को भी मिलेगी। इस तरह से तो वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस वाज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस सिस्टम विच सॉट टू रिड्यूस द इंडियन स्टेट्स इनटू पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यही सब चीजें जो है यहाँ मैंने जो बताई वो यहाँ पे यही लैंग्वेज में लिखी हुई होती है हमारे किताबों में। तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि किस तरह से होता था। एक बार रिंग और फेंस को फिर से एक बार बता देता हूँ, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो इसकी जब हम समरी देखते हैं तो समरी देखते वक्त सबसे पहले आपको देखना है कि सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पोर्शन है यहाँ पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, आजू बाजू के जो नेबरिंग टेरिटरीज है वहाँ पे वो क्या करके रखेगी, तो वहाँ पे बफर बना के रखेगी ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। ऐसा समझो जहाँ जहाँ उसको मिलेगा वहाँ वहाँ बफर बनाएगी। बफर का मीनिंग होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी यहाँ लाके खड़ी करेगी। ये जो दो लोग हैं ये लोग इस आर्मी का खर्चा उठाएंगे, एक्सपेंसेस जो है ये पूरा
देखने वाले लोग जो होंगे ये बाकी रूलर्स होंगे। आर्मी को मेंटेन करने का काम, एक्सपेंसेस का काम इन लोकल रूलर्स का होगा, और इसके बदले इन लोकल रूलर्स को इन्वेडर से प्रोटेक्शन मिलेगा, इन्वेडर से। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इन्वेडर से प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बफर बना रहेगा। डायरेक्टली कोई इन्वेडर ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ से गुजरना होगा। जस्ट लाइक सब्सिडियरी अलायंस, ये भी रिंग एंड फेंस पॉलिसी होती है। तो ये हम कह सकते हैं सब्सिडियरी अलायंस जो है वो रिंग एंड फेंस पॉलिसी का ही पार्ट था। तो ये रिंग एंड फेंस जो चीज़ है, ये आपको काफ़ी बार लिखना होता है एग्जाम में, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे जगह आप रिंग एंड फेंस को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट रिंग एंड फेंस टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरे इसी तरह से लेक्चर पसंद आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, उन वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशंस आने के कारण इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके मिस बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं, तो श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक के पेजेस है, इसे आप लाइक कर सकते हैं। और मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।